Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स बीकॉम सेमेस्टर 4 में टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर हमने लास्ट यूनिट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी स्टार्ट किया हुआ है, जिसके आगे के 2 लेक्चर में हमने यूनिवर्सिटी के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम यूनिवर्सिटी का एक मोस्ट एमपी क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो कि है इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड उसके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आज के हमारे लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ब्रॉड आइडिया अबाउट रेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जीएसटी का जो टैक्स स्लैब है उसमें कौन से प्रोडक्ट्स आती है उसका हम डिस्कशन करेंगे। ब्रॉड आइडिया मतलब प्रारंभिक ख्याल। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रेट्स, द फॉलोइंग आर ओनली 4 categories of rates based types of the goods and services। तो नीचे हमें टैक्स स्लैब दिया हुआ है, जीएसटी टैक्स रेट्स ऑन सम कॉमन आइटम्स। फर्स्ट वन इज 5% टैक्स स्लैब, जिसके अंदर आता है हाउस होल्ड्स नेसेसिटीज सच एज एडिबल ऑयल, शुगर, स्पाइसेस, टी एंड कॉफ़ी except instant are included। कॉल, मिष्टी यानी मिठाई, इंडियन स्वीट्स एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस जीएसटी स्लैब। सबसे पहले जो 0% स्लैब है उसके अंदर सभी बेसिक नीड्स आती है, वो एग्जेम्पशन में आती है कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम 5% की, जो कि टैक्सेबल सप्लाई हम कह सकते हैं, तो टैक्सेबल सप्लाई का ही हमें लिस्ट देखना है। सबसे पहले 5% में क्या आता है कि हाउस होल्ड नेसेसिटीज़, जैसे कि एडिबल ऑयल मतलब खाद्य तेल जो हम खा सकते हैं, फिर शुगर, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी एक्सेप्ट इंस्टेंट कॉफ़ी आर इंक्लूडेड, एंड देन इंडियन स्वीट्स मिठाई एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो वो 5% टैक्स स्लैब के अंदर आता है। नेक्स्ट 12% टैक्स स्लैब, जिसके अंदर आता है दिस इंक्लूड्स कंप्यूटर्स एंड प्रोसेस्ड फूड, कंप्यूटर्स की आइटम एंड प्रोसेस्ड फूड्स, जो भी प्रोसेस्ड मतलब तैयार मिलता है वो सभी फूड्स। ये सिर्फ बेसिक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी जो आइटम्स है वो इस टैक्स स्लैब के अंदर आती है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ इतनी आइटम ही हमें दी गई हुई है। नेक्स्ट 18% टैक्स स्लैब में हेयर ऑयल, टूथपेस्ट एंड सॉप्स, कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल इंटरमीडियरीज आर कवर्ड इन दिस स्लैब। तो 18% के टैक्स स्लैब में हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल इंटरमीडियरीज जो है वो 18% के स्लैब में कवर होगी। लास्ट 28% के टैक्स स्लैब में आएगा लग्जूरियस आइटम्स सच एज स्मॉल कार्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक एसी एंड रेफ्रिजरेटर्स, प्रीमियम कार्स, सिगारेट्स एंड एरेटेड ड्रिंक्स, हाई एंड मोटरसाइकिल्स आर इंक्लूडेड हियर। तो जो भी लग्जूरियस आइटम है तो वो सब भी आएगी 28% के जीएसटी स्लैब में। फिर एसी, रेफ्रिजरेटर, कार्स है एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगारेट्स, ड्रिंक्स, वो सब भी आएगा 28% के टैक्स स्लैब में। एंड लास्ट में हाई एंड मोटरसाइकिल्स। क्लियर? अब हम लेने जा रहे हैं हमारा मोस्ट एमपी क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी में 3 साल आ चुका है, 17, 18 एंड 20 में। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स का मीनिंग देखेंगे। मीनिंग ऑफ द टर्म्स: फर्स्ट, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स charged on inward supply of goods or services which are used or intended to be used in the course of or furtherance of businesses।
The allowed short form of input tax credit is ITC. तो जो भी हम इनवर्ड सप्लाई करते हैं, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी रॉ मटेरियल है जिसका हम परचेज करते हैं, तो उस परचेज पे जो टैक्स लगता है उसकी क्रेडिट जो हम लेते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स मतलब जो हमने रॉ मटेरियल इनपुट है वो हमने परचेज किया उस पर लगा हुआ टैक्स, इनपुट टैक्स। एंड क्रेडिट मतलब उसका टैक्स हमें वापस मिला, तो वो बोला जाएगा क्रेडिट, यानी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स इज अ टैक्स imposed on the person when he receives supply of goods and services which are used for his business। मतलब जो बिजनेस पर्पस के लिए जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज है वो हम सप्लाई रिसीव करेंगे यानी परचेस करेंगे, उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। एंड इनपुट टैक्स की जो हम क्रेडिट लेंगे उसे बोला जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, now definitions as per provision of section 2 clause 63, input tax credit is defined as input tax credit means the credit of input tax। हमने जो इनपुट टैक्स पे किया हुआ है उसकी क्रेडिट हमें वापस लेनी है, तो वो कहलाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्या है वो हमें समझना होगा। एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 clause 62, input tax is defined as input tax in relation to a registered person means the central tax, state tax, integrated tax or union territory tax charged on any supply of goods or services or both made to him and includes the following but does not include the tax paid under the composition levy। अगर कोई भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है तो उसने जो भी जीएसटी पे किया होगा, सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड या फिर यूनियन टेरिटरी, मतलब सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कोई भी टैक्स पे किया होगा तो वो उसको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर उसने जो कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर टैक्स पे किया है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमें इनपुट टैक्स में जो सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स आते हैं उसकी लिस्ट दी है। द आईजीएसटी चार्ज्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सेकंड द टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, द टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 2017, द टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट यानी एसजीएसटी एक्ट 2017 और the tax payable under the provision of UTGST Act 2017। Clear? Now conditions for claiming input tax credit। input tax credit अगर हमें क्लेम करनी है तो उसका conditions क्या है? First conditions, the claimant must have been registered as a taxable person under GST। जो पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच अ क्लेमेंट वांट्स टू क्लेम आईटीसी शुड हैव बीन यूज्ड ओनली फॉर बिजनेस पर्पसेस। जो पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है जो जिस गुड्स और सर्विसेज पर, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज होनी चाहिए। पर्सनल यूज जो होती है वो इसके अंदर कंसीडर होगी नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड ऑन टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाईज दैट इज एक्सपोर्ट्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो टैक्सेबल सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर ही क्लेम होती है। जीरो रेटेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स, वो सिमिलर नाम है। नेक्स्ट, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन चेंजेस
ड्यू टू सेल, merger, of transfer of business, then unused ITC shall be transferred to the sold, merged or transferred business. अगर कोई भी हमारा बिजनेस है तो उसके अंदर हमने आईटीसी जो क्लेम की हुई है वो अनयूज्ड है, वो हमारे पास है जिसका हमने यूज नहीं किया है, और हमने हमारा बिजनेस है जो वो सेल कर दिया या फिर दो कंपनी मर्ज कर दी या फिर हमारा बिजनेस जो है ट्रांसफर कर दिया, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो अनयूज्ड आईटीसी है वो दूसरे बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको सेल किया हो या फिर जिसके साथ मर्ज किया है या फिर जिसको ट्रांसफर किया है। इन शॉर्ट अनयूज्ड आईटीसी जो होगा वो भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, द क्लेमेंट कैन get credit of ITC in electronic credit ledger on the common portal in a provisional manner as prescribed in the GST law। GST law के तहत जो प्रोसीजर मेंशन की हुई है उसके हिसाब से अगर जो पर्सन है उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की होगी ऑनलाइन तो उस पर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, अदरवाइज नहीं। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे उसने क्लेम किया होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, टू क्लेम आईटीसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, सप्लीमेंट्री इनवॉइस एटसेट्रा मस्ट बी प्रेजेंटेड। अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं तो हमारे पास जो सभी डॉक्यूमेंट्स है ट्रांजैक्शन के वो सभी हमें प्रेजेंट करने होंगे, जैसे कि टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट है और कोई भी सप्लीमेंट्री इनवॉइस वो सभी हमें प्रेजेंट करने होंगे, उसके हिसाब से ही हमें क्रेडिट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल सकती। नेक्स्ट, वन कैन क्लेम आईटीसी इफ ही हैज एक्चुअली रिसीव्ड सम गुड्स एंड सर्विसेज। अगर किसी पर्सन ने एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव की हुई होगी तो ही आईटीसी क्लेम कर सकेगा, अदरवाइज हम फर्जी इनवॉइस लाकर अगर हम फर्जी इनवॉइस ला करके क्लेम करेंगे तो उसके ऊपर आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंडीशन, टू क्लेम आईटीसी द इनपुट टैक्स मस्ट हैव बीन पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। हमने जो इनपुट टैक्स पे किया हुआ है वो कंपलसरी ऑनलाइन पे किया होना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अगर हमने ऐसा नहीं किया है तो हमें आईटीसी क्लेम मिलेगा नहीं, क्रेडिट मिलेगी नहीं। नेक्स्ट कंडीशन, इट इज मैंडेटरी टू फाइल ऑल द एप्लीकेबल जीएसटी रिटर्न्स अंडर सेक्शन 27। अंडर सेक्शन 27 के अंदर हमें सभी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर देने हैं, उसके बाद ही हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, फॉर गुड्स विच आर रिसीव्ड इन लॉट्स आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ओनली आफ्टर द क्लेमेंट हैज रिसीव्ड द फाइनल लॉट। अगर हम लॉट में कुछ गुड्स या फिर सर्विसेज परचेज करते हैं तो हमारा जो आखिरी लॉट होगा तो आखिरी लॉट के बाद ही हम आईटीसी क्लेम कर सकेंगे, अदरवाइज बीच में नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। किस पर आईटीसी हमें अवेल नहीं होगी कि जिसके ऊपर जो पर्सन है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है, तो उसके कुछ केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन है वो पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है तो उसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। हमने आगे देखा कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता है तो उस पर ही आईटीसी क्लेम हो सकता है। नेक्स्ट, इफ वन हैज acquired goods and services under a contract which results in contraction of immovable property other than plant and machinery। अगर हमने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए है और उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी में, सपोज हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की तो उसके लिए हमने जो जरूरी गुड्स परचेज किए तो
तो उसके ऊपर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन इसमें इंक्लूड क्या नहीं होगा? तो प्लांट एंड मशीनरी, उस पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट, इफ वन हैज पेड टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर कोई भी व्यक्ति आईटी इनपुट टैक्स पे करता है तो वो टैक्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं होगी। मतलब जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम, उसके ऊपर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन यूज्ड टू बिल्ड immovable property other than plant and machinery and such property is not transferred। क्लियर? हमने आगे जो सेकंड पॉइंट देखा उसका रिलेटेड पॉइंट ही है। अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो हमारा इनपुट टैक्स होगा वो हम क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या होगा? तो प्लांट एंड मशीनरी, वो इसमें आएगा नहीं। प्लांट एंड मशीनरी पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सच गुड्स एंड सर्विसेज which have been used by employees for their personal consumption। देखो फिर से पर्सनल वर्ड आया, तो पर्सनल कंजप्शन जो है उसके ऊपर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स देन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर हमने कोई भी कैपिटल गुड्स उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया है तो उसके ऊपर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, मतलब माइनस नहीं किया हो, तो ही हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर? नाउ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब कुछ ऐसे परिस्थिति होती है, कुछ ऐसी कंडीशंस आएगी कि जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो हमें रिवर्स करनी होगी, वापस करनी होगी। तो फर्स्ट, द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर exempted goods and services and goods and services for non-business और personal purpose। तो हमें पता है कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर हम पर्सनल पर्पस से यूज़ करते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमें मिली है वो हमें वापस करनी होगी। एंड जो एग्जेम्पशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज 0% जीएसटी लगता है, उसके ऊपर भी आईटीसी अवेलेबल होगी नहीं। तो इन केस अगर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है तो हमें रिवर्स कर देनी होगी। फर्स्ट, वेयर अ रेसिपिएंट fails to pay to the supplier of goods or services or both within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, the benefit available for input tax credit will be reversed। अगर जो रेसिपिएंट है जिसने गुड्स एंड सर्विसेज लिया है, मतलब बायर, अगर वो 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं करता है जिस दिन इश्यू हुआ इनवॉइस डेट, तो वो डेट से लेकर 180 डेज तक अगर पेमेंट नहीं किया सप्लायर को तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम द सप्लायर, the benefit availed for input tax credit will be reversed। अगर रेसिपिएंट को सप्लायर की ओर से कोई क्रेडिट नोट मिली है तो इन केस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिवर्स हो जाएगी। अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट मतलब बायर को क्रेडिट नोट दी है तो। नेक्स्ट, proportionate amount of input tax credit will be
reversed if the supplies are partly used for personal purpose also। मतलब पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई भी हमने इस्तेमाल किया है प्रोडक्ट्स का इनपुट, तो इस केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विस परचेज करते हैं वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं। नेक्स्ट, सिमिलरली proportionate amount of input tax credit will be reversed in case of partly exempted capital goods used for personal purposes also। मतलब जो भी कैपिटल गुड्स हमने पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसका प्रोपोर्शनेट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर पर्सनल पर्पस के लिए हम गुड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो उस हिसाब से इन केस इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें रिवर्स करनी होगी। क्लियर? नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब कितनी टाइम लिमिट के अंदर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हमें उसका रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए, अप्लाई कर देना चाहिए। अ रजिस्टर्ड taxable person can get input tax credit in the prescribed time and manner। जो भी टाइम लिमिट डिसाइड की हुई है तो उसके अंदर ही अगर कोई भी पर्सन जो है वो अप्लाई कर दे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, तभी उसे मिलेगी, उस टाइम पीरियड के बाद नहीं मिलेगी। फॉलोइंग टेबल नैरेट डिफरेंट सिचुएशंस इन विच input tax credit can be claimed for stock or semi finished goods or finished goods। मतलब नीचे हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी है, उसकी डिफरेंट सिचुएशंस दी है फॉर सेमी गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स की। फर्स्ट सिचुएशन, डिटेल्स एंड डे ऑन विच input tax credit can be claimed for stock, semi-finished goods or finished goods held on immediately preceding day। मतलब जिस दिन रजिस्टर किया हो उसके पहले का दिन। फर्स्ट, if a person is liable to registration or applied for registration or is granted registration। मतलब जिस दिन जो पर्सन है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल बना हो, मतलब जवाबदार हो, देन अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हो, और ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन मंजूर हुआ हो, तो इन केस में द डे फ्रॉम विच ही बिकम लायबल टू पे टैक्स। तो अगर जिस दिन से वो टैक्स की लायबिलिटी जो है वो पे करने के लिए लायबल हो, तो उसी दिन से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, जिस दिन वो टैक्स पे करता है उस दिन से। सेकेंड, इफ अ पर्सन टेक्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, अगर कोई स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन करता है अपने आप से, तो उस केस में द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ हो उसी दिन से वो टैक्स पे करेगा और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकेगा। नेक्स्ट, अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु स्टॉप्स पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी स्कीम। हमें पता है कि अगर कोई कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन करता है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। तो जिस दिन वो कंपोजिशन स्कीम बंद कर देता है तो उसी दिन से वो नॉर्मल टैक्स पेयर में आ जाता है। तो वो कब इनपुट टैक्स क्रेडिट पे करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे मिलेगी द डे फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स नॉर्मली। मतलब जिस दिन से वो नॉर्मली टैक्स पे करने के लिए लायबल हो उसी दिन से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। क्लियर? आगे अदर कंडीशंस। फर्स्ट वन, input tax credit mentioned for above situations can be claimed only within 1 year from the date of issue of tax invoice
रिलेटिंग टू सप्लाई, मतलब आगे हमने जो कंडीशंस देखा है, जो सिचुएशंस देखी, तो उस हिसाब से अगर 1 साल के अंदर कोई भी पर्सन हो तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, जिस दिन टैक्स इनवॉइस इश्यू हुआ हो उस दिन से, विद इन 1 ईयर। सेकेंड, इन एनी अदर केस द लास्ट डेट टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अर्लियर ऑफ द टू। नीचे 2 कंडीशन दी है, उसमें से जो भी अर्लीस्ट डेट होगी वो लास्ट डेट मानी जाएंगी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। फर्स्ट कंडीशन, बिफोर फाइलिंग ऑफ वैलिड रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस इज रिलेटेड, मतलब जिस प्रीवियस ईयर का हमने रिटर्न फाइल किया हो उसका मंथ से लेकर सितंबर तक, अगर सितंबर में हमने रिटर्न फाइल किया है तो वो जो डेट होगी वो। और सेकंड, बिफोर फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न एज पर सेक्शन 30 द लास्ट डेट ऑफ filing of annual return is 31st December following the end of the financial year, मतलब जो प्रीवियस ईयर हो जिसका हमने रिटर्न फाइल किया है तो उसके फिनेंशियल ईयर, मतलब अभी जो चल रहा है, तो उसकी लास्ट डेट जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की है वो है 31 दिसंबर। तो कंडीशन ए एंड कंडीशन बी, ये दोनों में से जो भी अर्लीस्ट डेट होगी, अगर कोई सितंबर में रिटर्न फाइल कर देता है और अगर कोई 31 दिसंबर तक फाइल करता है, तो ये दोनों में से कोई भी फर्स्ट डेट होगी जो अर्लीस्ट डेट, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए लास्ट डेट होगी। क्लियर? अब हमने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है वो हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, हाउ टू इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज्ड, उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखते हैं। The order for utilization of tax credit has been provided under section 49 clause 5 of the CGST Act. First, if input tax credit is received on account of IGST, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हमें IGST से प्राप्त हुई है तो उसका हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इट शुड बी यूज्ड टू पे IGST फर्स्ट। IGST के सामने IGST का सेटिंग होगा। अगर IGST हमें पे करना है तो हम IGST की जो क्रेडिट होगी वो हम उसमें से लेस करेंगे। ओके, तो GST में हम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे तो अगर वो IGST की है तो वो सबसे पहले IGST के सामने सेट ऑफ होगी। अगर उसमें कुछ सरप्लस बचता है then any remaining amount should be used to pay CGST। IGST सेट ऑफ हो गया, अगर फिर भी सरप्लस बचता है तो वो अमाउंट CGST में सेट ऑफ होगी। एंड थर्ड, द लास्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू पेमेंट ऑफ SGST और UTGST। अब यहाँ पर हम सबको पता है कि SGST एंड UTGST वो दोनों एक ही यूनिट है, तो अगर IGST CGST दोनों का सेट ऑफ हो गया और फिर भी सरप्लस अमाउंट बच रही है तो वो SGST या फिर UTGST पर हम अवेल कर सकेंगे। क्लियर? सेकेंड, इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ CGST, अगर हमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिली है वो CGST में से मिली है तो उसका हम सेटिंग ऑफ या फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी यूज्ड टू पे CGST फर्स्ट। CGST के सामने फर्स्ट CGST का सेटिंग होगा। क्लियर? सेकेंड, देन एनी रिमेनिंग अमाउंट शुड बी यूज्ड टू पे IGST। अगर CGST सेट ऑफ हो गया और फिर भी सरप्लस बच रही है तो उसके सामने IGST का सेटिंग होगा। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर फिर भी सरप्लस अमाउंट बचती है, देन पॉइंट नंबर C, नॉट दैट you cannot use ITC of CGST to pay SGST or UTGST।
अगर हमने CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST के सामने सेट ऑफ कर दिया, फिर भी सरप्लस अमाउंट बच रही है तो IGST का सेटिंग ऑफ कर दिया, और फिर भी अमाउंट बच रही है तो हम कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन SGST और UTGST के सामने सेट ऑफ करेंगे नहीं। क्लियर? आई बात समझ में? CGST के सामने CGST एंड IGST यही सेटिंग ऑफ होगा, SGST या फिर UTGST उस पर सेटिंग ऑफ होगा नहीं। जो सरप्लस अमाउंट बचेगी वो हम कैरिड फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर। क्लियर? एंड लास्ट वन, इफ ITC इज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ SGST और UTGST, अगर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिली है वो SGST या फिर UTGST में से मिली है, तो हम उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी यूज्ड टू पे SGST और UTGST फर्स्ट, मतलब SGST UTGST के सामने SGST UTGST का सेटिंग हो जाएगा। अब अगर उसमें कुछ सरप्लस अमाउंट बचती है तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? देन एनी रिमेनिंग अमाउंट शुड बी यूज्ड टू पे IGST। SGST के सामने हमने SGST रिटर्न ऑफ कर दिया, सेटिंग ऑफ कर दिया, फिर भी सरप्लस अमाउंट बच रही है तो हम IGST के सामने उसका सेटिंग ऑफ करेंगे। एंड यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है, नॉट दैट यू कैन नॉट यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट of SGST और UTGST to pay CGST। हम SGST का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका सेटिंग ऑफ CGST के सामने नहीं कर सकते। अगर सरप्लस अमाउंट बचती है तो हम उसको Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.